कर्व ट्रेसिंग किस लिए काम आता है? नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, मान लो जो ऐसा कर्व दे दिया e की पावर x इंटू एल एन एक्स ऐसा दे दिया, या फिर कोई भी ऐसा दे दिया x e की पावर x दे दिया, या कुछ भी ऐसा दे दिया जिसका आपको ग्राफ नहीं पता आता है, तो नॉन स्टैंडर्ड कर्व का जिसका ग्राफ हमें नहीं पता उसका ग्राफ कैसे बने? तो एक एस्टिमेट करके अपन ग्राफ बनाते हैं। एस्टिमेट करके कुछ कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। पहली चीज क्या करते हैं, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। बिहेवियर में क्या आपका क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब उसके लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसका बिहेवियर, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी एफ डैश एक्स से निकल जाता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहीं है या नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ डबल डैश एक्स देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एक्स क्यूब, एक्स इक्वल्स टू 0 पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे कॉनकेविटी चेंज होता है, मतलब उससे एक आइडिया हो जाता है कि एस्टिमेटेड करके आपका ये होगा। नेक्स्ट उसके रूट्स कहाँ पे है, एक्स एक्सेस को कौन से कट कर रहा है, एक्स एक्सेस जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे वाई इक्वल्स टू 0 करो, वाई एक्सेस को जहाँ पे कट कर रहा है मतलब वहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 करो। इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, कहीं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एक रफली हम लोग ग्राफ बना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए रफली ग्राफ चाहिए होता है और पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो बस रफली ग्राफ और पॉइंट्स निकल जाएंगे तो उससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें होती है जिनका अपन को ध्यान रखना होता है। पहली चीज क्या होती है आपकी, सिमेट्री। सिमेट्री देखने की, ग्राफ में कोई सिमेट्री है कि नहीं है। सिमेट्री है तो फिर उसका एरिया में डायरेक्टली हो जाएगा, हर पार्ट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिमेट्री वाले पार्ट का दिखा देते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री कितने टाइप की, सारे टाइप की होती है, एक्स एक्सेस के रिस्पेक्टिव, वाई एक्सेस के रिस्पेक्टिव, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव, सारे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के रिस्पेक्टिव सिमेट्रिक, ये सारी सिमेट्रिक होती है, उनमें कंडीशंस होती है सारे सारे साइज में। ठीक है, देन सिमेट्री के बाद हम लोग देखते हैं उसके पॉइंट ऑफ, इसमें एफ डैश एक्स वाले 0 जहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट फिर उसके बाद इसका बिहेवियर देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारे पॉइंट्स है, 5 या 6 पॉइंट्स का बिहेवियर देखते हैं और उससे अपन रफ डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिख लो, कर्व स्केचिंग टू फाइंड अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ कर्व following, to find approximate shape of curve, the following procedure should be adopted in order. The following procedure should be adopted in order. सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको, पहला पॉइंट जो देखना है वो आपके क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री यूजुअली मान लो ऐसी कोई गंदी सी इक्वेशन दे दी है, ऐसे दे दी एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 इक्वल्स टू ए की पावर 3/2, रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ ए। अब उस केस में तुम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या आपका क्या सिमेट्री किस टाइप की है, इस टाइप का कर दे दिया, या फिर ऐसे दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xay 3ax ऐसा दे दिया, मतलब इस टाइप की दे दी, तो इसमें आपको नहीं पता कि क्या सिमेट्री आ रही है। तो इस केस में कुछ इक्वेशन के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, देखो ग्राफ से बनता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है तो वो डायरेक्टली सोच लोगे, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ये कंडीशन। तो सिमेट्री में सबसे पहले कौन से हो गया, एक्सिस के रिस्पेक्टिव सिमेट्री। तो पहले लिखो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अबाउट एक्स एक्सिस, पहला आपका क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब सोच के बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव सिमेट्री कौन सी होगी। एग्जांपल सोचो, कोई भी एग्जांपल जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव सिमेट्री है, कौन सा होता है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x होता है एग्जांपल। तो ये होते हैं, कैसे डिसाइड करूंगा, y की जितनी भी टर्म्स है वो आपकी क्या होगी, इवन होगी, तो वो आपका क्या होगा, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके इक्वेशन से कैसे करेंगे, y के जगह में -y रिप्लेस करूं और इक्वेशन अनचेंज रहे, तो वो आपका ग्राफ क्या होगा, आपका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो लिख लो, इफ ऑल पावर ऑफ y, इफ ऑल पावर ऑफ y in the equation is even, if all power of y in the equation is even, then graph will symmetric about x axis. If all power of y is in the equation is even, then graph will be symmetric about x axis. ये तो आपका वैसे हो गया। मान लो इक्वेशन से कैसे करते हैं, इसी को बोल सकता हूं, और फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन से कैसे करूंगा, इफ x is replaced by y is replaced by -y, देन उस केस में मैं बोलूं नो चेंज इन इक्वेशन, तो उस केस में ग्राफ क्या होगा आपका, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल लिख लेना,
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या 4x, तभी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। मतलब सारी कंडीशंस अपन देख रहे हैं, बेसिक बेसिक क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अपन देख लेते हैं। जैसे सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, x एक्सिस है, वैसे सिमेट्री अबाउट y एक्सिस भी होगा। समझ में आ गया होगा? बताओ क्या होगा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, क्या होगा आपका x का इक्वल टू 4ay। तो उस केस में क्या आ जाएगा, जितने भी x की जितनी भी टर्म्स है वो क्या होगी आपकी इवन होगी, या फिर x की जगह मैं माइनस x रिप्लेस करूंगा तो नो चेंज होगा, वो आपका सिमेट्री। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, सिमेट्री अबाउट एक्स वाई एक्सिस। फटाफट लिख लो अपने लैंग्वेज में, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एग्जांपल लिख तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जांपल मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव सिमेट्री मतलब ये। तो मैं क्या करूंगा, आपकी x की होल पावर वो आपकी क्या है इवन है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया है, देन नो चेंज इन साइन। तो उस केस में सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अब क्या होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्टिव, मतलब चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक कैसे बताएंगे, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक एक साथ चेंज करेंगे या अलग अलग चेंज करेंगे? अलग अलग, क्योंकि एक साथ चेंज करेंगे वो अलग हो जाएगा, ओरिजिन वाला हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव उस केस में। थर्ड लिखो, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस, या फिर लिख सकते हो ऑल क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस या फिर ऑल क्वाड्रेंट्स। एग्जांपल कौन बता सकते हो? एग्जांपल इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ आपका ऐसा होता है, ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ ये ग्राफ, ये सारों सिमेट्रिक है। सिमेट्री का बेनिफिट क्या होगा, इसका एरिया निकालना है तो 4 टाइम कर दूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल पावर ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका क्या इवन होती है, तो सिमेट्री अबाउट आपका क्या हो जाएगा, आपका बोथ एक्सेस। लिख लो, इफ ऑल पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इवन, इफ ऑल पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इवन, देन ग्राफ विल सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस। मैं तुम्हारी चॉइस है, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं तो बस ऐसे समझा दिया है मैंने, ध्यान रहेगा ऐसा। इफ बोथ पावर ऑफ एक्स एक्सेस, if both power of x and y are even, then graph will be symmetry about both axes। या फिर क्या कर सकता हूँ, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया नो चेंज, एंड y की जगह माइनस वाई किया नो चेंज। दोनों अलग अलग करोगे, एक साथ नहीं करोगे, एक साथ नहीं करोगे, अलग अलग करोगे इक्वेशन से। एक साथ कर नहीं, एक साथ करेंगे वो चीज दिख जाएगी, लेकिन वो कंडीशन क्या होती है, ओरिजिन के रेस्पेक्टिव भी, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्टिव भी तो होगा दो क्वाड्रेंट में, तो मतलब वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, लेकिन कंडीशन ऐसी ही होगी, दोनों को अलग अलग करके देखना है साइज में। ठीक है, उससे अब दोनों एक साथ करेंगे तो उसमें कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्टिव है नहीं, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्टिव है लेकिन वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के रेस्पेक्टिव, हाँ सारे क्वाड्रेंट, मतलब ये ग्राफ बोथ क्वाड्रेंट है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड वाई एक्सेस के भी है, एक्स एक्सेस के भी है, ओरिजिन के भी है, तीनों के ही है एक साथ। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, सिमेट्रिक अबाउ, सिमेट्रिक अबाउ ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउ ओरिजिन, या फिर सिमेट्रिक अबाउ अपोजिट क्वाड्रेंट। एग्जांपल दे सकते हो, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, कैसा ग्राफ बनता है ये? अब बताओ, इसमें क्या दोनों इवन होनी जरूरी नहीं, ओड भी हो सकती है, लेकिन क्या करूं इस केस में, x की जगह मैंने माइनस एक्स रिप्लेस किया एंड y की जगह मैंने माइनस वाई रिप्लेस किया है, देन नो चेंज इन इक्वेशन। तो उस केस में जो ग्राफ हो गया वो आपका क्या, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स वाई इक्वल टू -3 होता तो कौन से होता, सेकंड और फोर्थ के रिस्पेक्टिव होता है, एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ थर्ड में हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। तो मैं क्या करूं, इफ x की जगह माइनस एक्स एंड सेम टाइम लिख लेना दोनों में, एंड सेम टाइम, तो उस केस में आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। चारों पॉइंट लिख लिए। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, पांचवा, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। बताओ y इज इक्वल टू एक्स लाइन की जगह कैसे सिमेट्रिक होगा, x और y इंटरचेंज कर दूंगा तो इक्वेशन में नो चेंज आएगा, तो उस केस में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन लिख लो। फिफ्थ पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो क्या करूंगा, इफ x इज इंटरचेंज बाय y, इफ x इज इंटरचेंज बाय y, then equation remains unchanged, then equation remains unchanged।
एक स्टैंडर्ड एग्जांपल बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसका ग्राफ याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। तो x और y को इंटरचेंज करूंगा, तो x और y को इंटरचेंज करूंगा तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, आएगा तो स्टैंडर्ड ग्राफ ही आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, आएगा तो स्टैंडर्ड ग्राफ ही आएगा। इसका जो ग्राफ भी होता है वो याद रख सकते हो कैसा होगा, ये y इक्वल टू x लाइन है, इसके रिस्पेक्टिव सिमेट्री होता है। ग्राफ कैसा बना है ये मत पूछना, बस ये याद रख लो कैसा बन गया, ऐसा ग्राफ बनता है, ग्राफ ऐसा बनता है, इसके रिस्पेक्टिव सिमेट्री जैसा इधर है वैसे इधर। सोचो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कैसे होगी, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नहीं है, एक्स और वाई की टर्म सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसमें, एक्स वाई है ना। थर्ड में कैसे, थर्ड में कैसे होगा, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, सेकंड और फोर्थ में, थर्ड में नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये अलग हो जाएगा। बस याद रखना है इसका ग्राफ कैसा बना है, याद रखना, एक्स इक्वल टू 0 पे दोनों 0 है, ओवल टाइप का ऐसे ही बनता है, आएगा तो ऐसे ही आएगा। हम्म हम्म एक नेगेटिव रख दिया, हाँ क्यों, हाँ एक्स की वैल्यू रख दी अपन ने, तो उस केस में फिर कैसे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा, हाँ वाई की नेगेटिव रखनी पड़ेगी, हाँ ये बात भी सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ। एक्स का माइनस वाई रख दिया, वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्टिव, एक्स वाई की सारी टर्म इवन है नहीं तो इसमें अपन बोल नहीं सकते ओरिजिन के रिस्पेक्टिव, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव क्यों, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव कैसे होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स एंड वाई की जगह माइनस वाई किया तो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव सिमेट्री तो है, तो फिर ये मुझे लगता है फिर ये ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा, कंफर्म नहीं हूं मैं, इन्फिनिटी, लेकिन मतलब अब देखना, ये मुझे पता नहीं स्टैंडर्ड कर्व है ये ऐसा ही है रहता है, याद आई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इक्वेशन ये था, एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, ये रहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये ऐसा बनेगा। वही मैं सोचूं, मैंने इक्वेशन गड़बड़ लिखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देख लो, हाँ एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी है, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर नहीं था, शायद करेक्शन कर दिया मैंने, गलत लिख लिया था। चलो लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका क्या, सिमेट्री y इक्वल टू माइनस एक्स बताने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही होता है। तो ये पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट क्या होता है आपका, सिमेट्री देखनी होती है, सिमेट्री वाला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी जो देखना होता है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस x एंड y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स वेयर कर्व क्रॉसेस x एंड y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स वेयर पॉइंट क्रॉसेस x एंड y एक्सिस। तो क्या करूं, x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट निकालूंगा, तो मैं क्या करूं, एट x इंटरसेक्ट के लिए क्या निकालूं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेक्ट के लिए x इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन में क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है, x पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट नहीं इंटरसेक्ट, दोनों में डिफरेंस है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट बोल रहा हूं, सेप्ट मत लिख देना, यहाँ पे मेरे बोलने में दिक्कत होती है, मेरा वो हरियाणवी टोन आएगा वो आएगा ही, बहुत से वर्ड्स मेरे से नहीं बोले जाते। तो क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या करूंगा, एक्स इंटरसेक्ट के लिए क्या कर दूंगा, y इक्वल टू 0, y इंटरसेक्ट के लिए x इक्वल टू 0, लिखना चाहो लिख सकते हो, लिख लिया। पॉइंट नंबर सी, फाइंड dy by dx, find dy by dx and equate it to 0।
तो इससे क्या जाएगा, dy बाई dx निकालने से क्या जाएगा, dy बाई dx निकालने से क्या जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस बताया था मैंने, क्या डिफरेंस है बताओ। क्रिटिकल पॉइंट्स और हाँ दोनों होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे dy बाई dx जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पे dy बाई dx इक्वल्स टू जीरो हो या फिर नॉट डिफाइन हो, दोनों कंडीशंस हो सकती है। हाँ नॉट डिफाइन वाला भी हो गया वो, मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है उस टाइप का, ये मैं बताऊंगा आगे एओडी में। वैसे एओडी में मैक्सिमम चीजें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एओडी में मैक्सिमम चीजें तो पढ़ भी चुके हैं हम लोग, वैसे स्कूल में भी पढ़ा है आप लोगों ने। देखो मैक्सिमम मिनिमम मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिक आइडिया दे दिया है, टेंजेंट नॉर्मल तुम्हें बेसिक आती ही है, तो वैसे सब चीज पढ़ चुके हैं, वैसे एक दो चीजें पढ़ी है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके क्वेश्चंस आते नहीं है, बस एक दो वो चीजें बची है। तो क्या दो स्टेशनरी पॉइंट जहां पे dy बाई dx इक्वल टू जीरो होता है, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे dy बाई dx इक्वल टू जीरो होता है, या फिर जहां पे पॉइंट नॉट डिफाइन होता है, ये दोनों बताए थे आपके। तो लिख लो मैंने आपका फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट इट इक्वल टू जीरो टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व where we have horizontal tangent, to find points on curve where we have horizontal tangent। horizontal tangent मतलब point of local maximum, point of local minimum, point of local maximum या point of local minimum, मतलब indirectly क्या है आपका point of local maximum local minimum। local maximum local minimum से मुझे क्या समझ में है, dy by dx चेंज आ रहा है, dy by dx जीरो आ रहा है, मतलब या तो क्या करेगा आपका local maximum local minimum मतलब कर्व अपनी शेप चेंज करेगा, local maximum मतलब ऐसा जाएगा, local minimum मतलब कुछ ऐसा जाएगा, समझ में आ रहा है। और भी कंडीशन होती है, dy by dx जीरो, इसका मतलब जरूरी नहीं कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन वो अलग कंडीशन होगी। उस केस में फिर आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इतना जाने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने डिटेल में कर्व नहीं होंगे, इतने डिटेल में कर्व नहीं होंगे। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए, सी डी पॉइंट। इवेल्युएट साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इवेल्युएट साइन ऑफ एफ डैश एक्स and find the interval where function is increasing or decreasing। evaluate sine of f dash x and find the interval where function is increasing or decreasing। तो f dash x के साइन से मैंने बताया था, f dash x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो आपका क्या लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो आपका क्या है लोकल मैक्सिमा, ये देखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको पता चलेगा कि कर्व किस शेप में है, इंक्रीजिंग मतलब इधर जा रहा है ऐसा बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग मतलब कम हो रहा है, तो शेप बताएगा। पॉइंट नंबर ई, ये कब रहेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट नंबर ई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। इन केस गिवन पॉइंट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, in case given point is not a point of local maxima or local minima, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी। in case given point is not a point of local maxima or local minima, then check whether point of inflection is there or not, then check whether point of inflection is there or not, then check whether point of inflection is there or not। point of inflection कैसे चेक करते बताओ प्राची। point of inflection क्या होता है, जहां पे कर्व कॉन्केविटी चेंज करता है, f डबल डैश x का साइन चेंज हो गया, डबल डेरिवेटिव। हाँ बताओ, हाँ डबल डैश जीरो हो रहा है और उसका साइन चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, एक्स क्यू है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है कुछ ऐसा आके और यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज करके ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब इस केस में लोकल मैक्सिमा नहीं है, लोकल मिनिमा नहीं है। d2y बाई dx2 जीरो हो रहा है और उसका साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है। d2y बाई dx2 का साइन चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो फिर उस केस में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, कुछ वो नहीं होगा, मैक्सिमा इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि d2y बाई dx2 आपका जा रहा है ना, तो अब सिर्फ आपका हो सकता है इंक्रीजिंग वाला को, उस केस में तो कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही ना आपकी,
तो उस केस में फिर आपको देखने नहीं है, क्योंकि इस केस में इंक्रीजिंग में है, नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा है ना। हाँ, फिर उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद हाँ वो करेंगे नहीं इतना, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए यही होगा। इक्वेशन मैं दूंगा जानबूझ के, इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता दिया। तो फॉर क्या लिखो, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड d2y/dx2। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड क्या करना है आपका, d2y/dx2, और चेक करना है उसका साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इक्वेशन कराऊंगा इसलिए मैंने बता दिया। कितने पॉइंट हो गए, डी ई एफ पॉइंट। एग्जामिन व्हाट हैपन एट x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी और x इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। मतलब फाइंड द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। फाइंड द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पे देखना है कि क्या होगा, माइनस इंफिनिटी पे देखना है क्या होगा। हमेशा चेक करना है गर्म कर बनाने के लिए, ये दोनों पॉइंट्स हमेशा चेक करने। दो ये सारी चीज होगी। एक चीज और रहती जरूरत रहती है, वो एक आध क्वेश्चन में जरूरत, वैसे आपको नहीं जरूरत रहेगी ये पॉइंट वाला, क्योंकि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो पॉइंट, एक पॉइंट लिखो, एसिम्टोस। एक चीज और रिक्वायर्ड रहती है एसिम्टोस, लेकिन वो आपको ऑलरेडी पता ही है। एसिम्टोस क्या होती है, एसिम्टोस क्या होती है, एक लाइन होती है जो आपके कर्व को इन्फिनिटी पे टच करते हुए फीम होती है। जैसे मैं बोलूं e की पावर x में x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे जो उसकी टेंजेंट होती है। रिजल्ट शेयर कर, बता दिया मैंने फिर बच्चों को। हाँ, बता दो। बता दीजिए, आप बता दीजिए ना, आप जानते हैं अच्छे सर। मैं ही बोल रहा हूँ ना, तुम अब की प्रिपरेशन पे मत देखो। तुम अभी जो जैसे हो वैसे आईटी के टाइम में नहीं रहोगे। अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में पढ़ के तुम इतना कर रहे हो ना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार में पढ़ के समझना अपने आप में वो भी एक अच्छी बात होती है कि कितने बच्चे उसमें समझ पाते हैं। सारे बच्चे नहीं समझ पाते। हम लोग जब पढ़ते थे, उस टाइम नहीं पता था हम लोग क्या पढ़ना है, लेकिन हम लोग बस ये क्या रट लिया करते थे सारी। हमारे टाइम तो टीचर भी नहीं इतने हुआ करते थे। उस टाइम हमारे टाइम सिर्फ एक ही चीज हुआ करती थी, कोटा जाके पढ़ना था। इतना कुछ ऐसा था भी नहीं सारी चीज में। कोटा में भी ऐसा होता था कि भीड़ बड़ी है भर भर के। एलन जैसी कोचिंग में तो 300 बच्चे हुआ करते थे। इनफैक्ट अभी भी हैं वहां पे, कोटा में तो है लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। सोचो 300 बच्चों में वहां पे मैंने पूरी साल भर में एक बार डाउट पूछा, वो भी मैं ऐसे इतना घबराते हुए पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन तक सही से नहीं बोल पाया मतलब सबको। तो ये होता है। तो ये जो एक्सपोजर जो है ना उसकी कमी रहती है, तो वो तुम लोगों के पास तो ऑलरेडी है, और ये एक्सपोजर तुम्हें आगे लेके जाता है। क्योंकि आगे जब जितने ही देखते हैं ना, मतलब हम लोगों ने देखे हमारे साथ के जो लोग प्लेसमेंट लिए हैं, जैसा भी लिए हैं, इनको इनको म्यूट रखना है, इनको सुनानी है, इनको ही बात है, नहीं सुनाना है इनको, चलो सुनना है। चलो, ये देवी है, वैकेश है, दिग्विजय है, साथ सब ये बंधन, सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो फर्क होता है। सोचो हम लोग के टाइम में ऐसा होता था, इंग्लिश का जितने भी अच्छे शहर के जो बच्चे थे, इंग्लिश में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट होता था, उसमें 9 ग्रेड लगती थी। हम लोग इंग्लिश में बोलना होता था, वो भी पूरा रट के जाते थे कि ये इंग्लिश में बोलना होता है, वो भी भूल जाते थे। 4 ग्रेड से पास हुए हैं। तो देखो डिफरेंस तो होता है। हम लोग को जो एक्सपोजर मिला है उसका बेनिफिट हमेशा आगे रहेगा। ऐसा नहीं कि आईटी पहुंचने में नहीं, आईटी में पहुंचोगे उस टाइम तुम्हें स्कूल एजुकेशन की वैल्यू पता चलेगी कि तुम बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तुम्हारे साथ में जो बाकी पहुंचेंगे ना, तुम कितने ऊपर हो। एक बड़े शहर में रहने का, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का ये बेनिफिट ये वहां पे मिलेगा तुमको। और वही चीज होती है, वही चीज डिफ्रेंशिएट करती है। आगे तुम कॉलेज में अभी जैसे हो ना, मुझे लगता है कि तुम लोग आईटीज में पहुंचोगे ना, तो तुम लोग आईटीज में भी ऐसे ही रहने वाले हो सारे लोग, अच्छा ही करोगे सारे। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जाएंगे, जा सकते हैं, ऐसा नहीं। तुम लोगों में से ज्यादातर लोग तो जाएंगे ही आईटी में। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बस खुश करने के लिए बोल देता हूँ, दिख जाता है बच्चों का।
मतलब बाल ये ऐसे सफेद हुए नहीं है। तो हर साल देखते हैं हम लोग, बच्चों को देखते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं। सोचो यहाँ पे बोथरा क्लासेस तो छोड़ो, मैंने बहुत जगह पे ऐसे देखे हैं बच्चों को, मतलब कुछ भी नहीं आता, लेकिन मतलब दिमाग बिल्कुल ऐसा भी होगा ना, नेगेटिव भी दिमाग भी होगा ना, वो बच्चे एनआईटी तक पहुंच जाते हैं। मतलब कैसे बाइफरकेट करोगे, कैसे बाइफरकेट करोगे? सोचो, 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 रुको सुको, सोचो। स्कूल आपका क्या है, SC ST रिजर्वेशन मिलता है, उसका बेनिफिट कौन उठाता है? टीना डाबी है, उसकी फर्स्ट रैंक आई थी। टीना डाबी को क्या रिजर्वेशन की जरूरत थी? उसकी मम्मी IAS थी, उसका पापा IAS था, उसका दादा IAS था, उसका परदादा IAS था, उसकी छोटी बहन IAS बन गई है। उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाया उन्होंने। SC में फर्स्ट रैंक थी, उसकी वजह से वो ये प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, रिजर्वेशन की वजह से प्री क्वालिफाई किया, आगे मेंस में उसने टॉप करके फिर वो फर्स्ट रैंक आ गई, लेकिन एक्चुअली जरूरत नहीं थी। जरूरत किसको होती है? आज निकल के देखो तुम, गांव से थोड़ा अहमदाबाद से 30 किलोमीटर आगे निकल के देखो, जहां पे लोग स्कूल तक नहीं जाते, उनको पता ही नहीं होता है। डिफ्रेंशिएट होता है। तुम अहमदाबाद को देख के मत नहीं बोलोगे सारी चीज में, तुम अहमदाबाद में सबसे बेस्ट से फर्स्ट स्कूल में पढ़ रहे हो, सबसे अच्छी जगह पे तुम कोचिंग में आ रहे हो, सारी चीज में तुम बाकी लोगों से कंपेयर मत करो। जो उनको जरूरत होती है एक्चुअली उनको मिलता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए ऐसे भी चीजें होती है। रीजन की कोई उठाना ही नहीं चाहता है। चलो वो तो अलग चीज है, हम पढ़ाई करते हैं यार, फालतू पे अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आगे करते, कल भी आधा घंटा खराब हो गया था, आगे पढ़ते। एसिम्टोज हो गया था, एसिम्टोज लिख लो। हाँ, एसिम्टोज आर द लाइंस। हाँ हाँ मंथन, इज इट पॉसिबल टू कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस एंड नॉट द सिमेट्रिक? ऐसे कैसे होगा? बोथ एक्सेस के रिस्पेक्टिव आपका कर्व सिमेट्रिक है और नॉट बी द सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। बोथ एक्सेस क्या है तो ओरिजिन के रिस्पेक्टिव तो होगा ही होगा। बोथ एक्सेस का मतलब क्या है बेटा? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गया। इधर देखिए, यहाँ पे एक तेरी मुंडी निकाली, यहाँ पे निकाल दी, यहाँ पे निकाल दी, और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मुंडी निकाली, ये और ये मुंडी दोनों सेम है, और ये मुंडी सेम है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये और ये मुंडी तो सेम होगी होगी, तो डेफिनेटली होगा होगा, ऐसा नहीं होगा कि बोथ एक्सेस होगा, कंडीशन है। एसिम्टोज लिखा रहता है ना, एसिम्टोज आर द, एसिम्टोज इज या फिर आर द लाइन और लाइंस whose distance from curve, whose distance from curve tends to 0, whose distance from curve tends to 0 as the point on the curve moves toward infinity, as the point on curve distance tends to 0 होती है, यही तो tangent, distance tends to 0 मतलब which appear to be a tangent at infinity, distance from curve whose distance from curve tends to 0 as point on curve moves toward infinity, moves toward infinity along branch of curve। ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन तो मैंने बताई दी है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। एग्जांपल देना चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल के लिए क्या जाएगा आपका, y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स। ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसा ग्राफ होता है, तो क्या जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या जाएगा आपका, उसकी वैल्यू आपकी क्या है, आपकी ये अप्रोचेस टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका क्या एसिम्टोज। तो इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, देख लो, इक्वेशन से कैसे निकालते हैं एसिम्टोज, तो लिख लो इक्वेशन से कैसे निकलूंगा। इफ लिमिट x approaches to infinity f(x) moves toward k, और लिमिट x approaches to minus infinity f(x) moves toward k, और k क्या है, कोई भी एनी फाइनाइट नंबर। हाँ, तो या फिर जैसे बोल दो f(y) इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो इस केस में इसका ग्राफ एक यूनिट शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसके ग्राफ क्या होगा, ये इंफिनिटी पे 1 को अप्रोच करेगी, कोई कांस्टेंट पे जा रही है, तो इसका मैं क्या बोलूंगा, आपका y इक्वल्स टू 1 क्या होगा, उसका एक एसिम्टोज हो गया। तो ये पहली कंडीशन होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f(x) या तो k पे जा रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी पे f(x) कोई k आपका कोई फाइनाइट नंबर है, देन उस केस में क्या बोलूंगा,
उस केस में y इज इक्वल टू के, उस केस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के इज ए एसिम्प्टोज ऑफ कर्व। ये तो एक हो गया। दूसरा, इंफिनिटी के अलावा कोई पॉइंट भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। याद है इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 2, ये ग्राफ बनता है, बताया था, याद है मैंने फंक्शन में भी बताया था मैंने। ये आपका क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आपके क्या है 2 आ रही है, और -1 पे -2, एक्स इक्वल टू -1 पे। अब देखो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इफ एट x इज इक्वल टू a, मैं बोलूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, ये क्या जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी पे, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, ये जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी पे। तो उस केस में क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू a इज एन एसिम्प्टोज। इस केस में क्या जाएगा, y इज इक्वल टू k। दोनों में डिफरेंस समझ में, y इज इक्वल टू k एसिम्प्टोज है, x इक्वल टू k। तो इस एग्जांपल में क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोज। इस केस में क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोज। एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल दे दिया x y इज इक्वल टू 1, अब बताओ इसमें, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसा हो रहा है, तो इस केस में एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, ये क्या जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोज। और दूसरा क्या बोलूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू क्या जा रही है आपकी 0 को जा रही है कि नहीं जा रही, और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 जा रही है, तो उस केस में क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0 इज एन एसिम्प्टोज। इसमें दोनों एसिम्प्टोज होंगे, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एक एसिम्प्टोज, दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। यहाँ पे दोनों एसिम्प्टोज है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे y है। आया समझ में, एसिम्प्टोज क्या होगा, किसी भी पॉइंट ऐसे पेंडुलम जा रही है किसी पॉइंट के रेस्पेक्टिव, मतलब y एक्सिस में एसिम्प्टोज होगा, ऐसे कर्व में आपका क्या जा रहा है, वो आपका क्या x इज इक्वल टू k के लॉन्ग एसिम्प्टोज होंगे। आया समझ में, ग्राफ में जरूरत पड़ सकती है कहीं भी उसका ग्राफिकल बिहेवियर निकालने के लिए एसिम्प्टोज की। ये 4-5 पॉइंट की मुझे जरूरत पड़ती है, लिख लो फटाफट। उस केस में हो सकता है एसिम्प्टोज ना हो, चेक करो उसमें एसिम्प्टोज है क्या, मतलब सेपरेटेबल होगा, लिमिट निकलेगी तब सेपरेटेबल ही होगा, वरना नहीं कर पाएंगे हम। लिमिट तो तभी निकलेगी ना जब आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन में ही पढ़ा था हम लोगों ने, तो उस केस में फिर उसको अपन नॉर्मल मेथड से नहीं निकाले, फिर वो आपका मैथमेटिकली बाकी अप्रोच में निकालेंगे, वो अपने काम का नहीं है। तो उस केस में कुछ उसको एज ए स्टैंडर्ड की तरह हम लोग देख लेंगे, इनकेस कहीं जरूरत पड़ेगी तो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई, इसमें वैसे एसिम्प्टोज है नहीं। ये 5-6 पॉइंट क्लियर हुए सबको। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इजी कर्व से स्टार्ट करता हूं, आप खुद से कर्व उसको प्लॉट करने की कोशिश करो और एरिया निकालने की कोशिश करो। आईटी का रिजल्ट आया, थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं है, नहीं है, ये बकवास लगी है, ये टाइम पास कर रहे हो। डिमोटिवेट होने की तो जरूरत तुम्हें है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, देखो तो इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं होना, बच्चे तुम्हारे जैसे ही होते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाँ, फाइंड द एरिया enclosed between the curve, find the area enclosed between the curve y is equals to log of e base x plus e and x is equals to log of e base 1 upon y
y इज इक्वल्स टू log ऑफ e बेस x प्लस e एंड x इज इक्वल्स टू log ऑफ e बेस 1 अपॉन y एंड x एक्सिस। मतलब इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो रीजन है वो निकालना है एरिया। अब देखो यदि कर्व स्केचिंग नहीं आती तो ये तो ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। एक्सपेंशन करके कर सकते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करके, लेकिन मतलब पॉइंट्स का ध्यान रख के। रीजन बनाना, इन दोनों के बीच का रीजन बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब सोचो क्या होगा। के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। y एफ नहीं है तो क्या करोगे, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो मतलब y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, बस इसका मुझे सोचना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करूं, सबसे पहले इस केस में इसका बिहेवियर चेक करूं। तो मैं क्या कर दिया, dy बाई dx चेक करूं तो क्या जाएगा, ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ई, और इसका क्या जाएगा आपका 1। इसका डोमेन चेक करूं तो डोमेन क्या जाएगा आपका x प्लस ई ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन माइनस ई। तो माइनस ई से ज्यादा डिफाइन है, तो माइनस ई के बाद मैं रखूंगा इन डोमेन x ग्रेटर देन माइनस ई। इधर देखो माइनस ई से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आपका क्या है, dy बाई dx की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन इट्स डोमेन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करके सोचो। अब उसका बिहेवियर देख लो, एक्स एक्सेस को कहां पे कट कर रहा है और वाई एक्सेस को कहां पे कट कर रहा है। तो मैं क्या करूं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मैं बात करूं, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे उसकी वैल्यू देखूंगा तो क्या जाएगा, वाई की वैल्यू क्या जाएगी, लॉग ऑफ ई बेस ई, मतलब उसकी वैल्यू 1। तो पॉइंट क्या जाएगा, एक तो 0,1 आ जाएगा। सेकेंड, एट एक्स इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस इंफिनिटी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, इंफिनिटी। और y इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब आपका क्या जाएगा, आपका लॉग ऑफ ई बेस x प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ई इज इक्वल टू ई की पावर 0, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस ई, क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है निकालना। और एट x इज इक्वल टू माइनस ई पे डोमेन पे बात करूं तो उस केस पे क्या जाएगा, आपका वैल्यू मैं बोलूं तो आपका क्या है, y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस ई, तो क्या जाएगा, लॉग ऑफ ई बेस x प्लस ई। तो क्या जाएगा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, लॉग 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब उसकी वैल्यू क्या जाएगी, माइनस इंफिनिटी, मतलब इस पॉइंट पे क्या आपका एसिम्पटोस। तो क्या जाए, x इक्वल टू माइनस ई पे क्या है आपका एसिम्पटोस। ये सारे पॉइंट्स का ध्यान हो। अब उसका बाद ग्राफ बनाओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने बस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बताने के लिए किया था। तो x इज इक्वल टू आपका क्या है, सबसे पहले माइनस ई, x इज इक्वल टू माइनस ई पे असिम्पटोस है, मतलब माइनस इनफिनिटी पे जा रहा है, y एक्सिस वहां पे कट कर रहा है आपका, ये आपका पॉइंट हो गया माइनस ई प्लस 1, उस केस में यहाँ पे कट कर रहा है। y एक्स इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आपके 0,1, उसके बाद इन्फिनिटी जाए 2 आ रहा है एरिया, 2 ही नहीं 2 आ रहा है शायद। ये ग्राफ हो गया है लॉग ऑफ ई बेस x प्लस ई का एरिया। आया समझ में? अरे ओ नहीं अंता, दूसरा ग्राफ तो आपको ऑलरेडी आता है, y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये तो आपको पता है ये कैसा बनता है, ये कुछ इस केस में तो सोचना नहीं है। तो कौन सा एरिया होगा इन दोनों कर्व के बीच का और एक्स एक्सिस का, मतलब कौन सा एरिया होगा, एक तो ये एरिया और एक ये एरिया, ये निकाला आपने। तो ये आपका क्या, एक्स इज इक्वल टू 0, तो बोल सकता हूं रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू क्या जाएगी, e माइनस 1 से लेके 0, और इस केस में कर्व क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ e बेस x प्लस ई। हाँ वर्टिकल, लेकिन उसमें लिमिट बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये इसलिए किया क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये तो पता है। हाँ इसीलिए लोग का क्या इजी रहेगा, लोग x प्लस ई होता है, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी, कोई बात नहीं, ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये एक स्टैंडर्ड है। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, इसका लिमिट 0 रखना है ना। हाँ
इसको ऐसा कर दिया 0 से 1 और x इंटू डिवाइड ए की पावर माइनस एक्स। हाँ हाँ, तो उस केस में 1 ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा वो। हाँ, ए की पावर माइनस एक्स। हाँ, 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स। हाँ चलो एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर उसमें कुछ डिफरेंस है। log x प्लस ई, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर नहीं सकते, तो इसको फर्स्ट मानूंगा इंटू 1, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका x इंटू लॉग ऑफ ई बेस x प्लस ई, लिमिट रख दी e -1 से लेके 0, प्लस इंटीग्रेशन 0 e-1 से लेके 0, और लॉग का क्या जाएगा 1/x प्लस ई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, है ना नियंता, +1। तो इस केस में लिमिट रखूंगा, तो ऊपर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा 0 माइनस e-1 इंटू लॉग ऑफ e-1 प्लस ई, तो क्या जाएगा आपका e-1 रख दूं x की जगह, लॉग ऑफ ई बेस e-1 प्लस ई। तो उसमें तो कुछ आया नहीं स्टैंडर्ड, लिमिट तो गलत नहीं लगा ली ना हम लोगों ने, -e+1 ही है ना, तो ये -e+1, सॉरी -e+1, और ये -e+1, लिमिट गलत ले ली, -e+1, तो क्या आ जाएगी -e+1 और ये -e+1। हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, ई से ही कैंसिल, ln1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस -e+1 से लेके 0, इस केस में x प्लस ई माइनस ई अपॉन एक्स प्लस ई इंटू डी एक्स, तो ये तो क्या जाएगा आपका 0, मैं इधर रख देता हूं, जगह नहीं बची, तो यहाँ पे जगह नहीं बची, तो ये तो पहला वाला पार्ट तो क्या जाएगा आपका 0 -0 प्लस -e+1 से लेके 0 x प्लस ई अपॉन एक्स प्लस ई इंटू डी एक्स, माइनस ई अपॉन एक्स प्लस ई, -1 से प्लस माइनस और 0 इंटू डी एक्स +1, तो ये तो क्या जाएगा आपका 1, तो क्या जाएगा आपका 0, और ये क्या जाएगा आपका x -e+1 और इसे लेके 0, और ये आपका क्या e कॉमन हो गया, तो क्या जाएगा ln ऑफ e बेस x प्लस ई, और ये आपका क्या जाएगा -e+1 से लेके 0 +1। देख लो आंसर ये आ रहा है अब। हाँ तो रख दो -e+1, हाँ, तो क्या जाएगा, ये आपका 0 माइनस ऑफ -e+1, और ये आपका प्लस ई इंटू आपका क्या जाएगा ln e माइनस ln ऑफ -e+1 प्लस ई, तो ये तो ln1, ये तो क्या जाएगा 0, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा e-1 प्लस ई इंटू 1, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2e-1 प्लस 1, तो क्या जाएगा आपका 2e आ गया, तो 2e बोल रहे थे ना आप। हाँ तो वो कर सकते हैं, तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ साइड में, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर दो इंटीग्रेशन को, ये तो स्टैंडर्ड है, तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसा कर दो 0 से लेके और 1 x इंटू डी वाई +1, इस तरीके से कर सकते हो मेथड 2, लेकिन वो स्ट्राइक होगा तो वो बनेगा ना। ठीक है, ठीक है, आंसर कर लो 2e। कुछ गड़बड़ हुई, तो e की पावर माइनस ई बाय लिमिट इक्वल टू 1, तो e -0 -1 माइनस e लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो रहा तो लो भाई, ऑर्डर आ गया है, स्टेटस पे लगा दो।
तो इसी हिसाब से छोड़ो छोड़ो, इसी हिसाब से कर ले, क्लास के बाद करेंगे, क्लास के में टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट करो, आवाज आवाज आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था ना, वो वाला भी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये नोट्स तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें चाहिए होगा शॉर्ट नोट्स ले लेना, बनाए हुए मैंने। मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ, लास्ट में रिवीजन के लिए काम आएंगे तुम्हारे लिए। नहीं खुश होने की जरूरत नहीं, ले लो, अच्छे हैं नोट्स, मैं बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ मैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x e की पावर माइनस x and x y is equals to 0 and x is equals to c, where c is the x coordinate, where c is the x coordinate of the curve's inflection point, the curve's inflection point, c is the x coordinate of curve's inflection point। मतलब inflection point का point है, मतलब वहां पे उस point पे inflection होने वाला है, तो इसका एक रफली बिहेवियर निकालो। अब देखो एक चीज तो मैं बता सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या आपका रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इतना मैंने बता दिया। वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, उसका करना है। हाँ बच्चे, हाँ पता नहीं मैंने आंसर, हाँ पता नहीं मैंने आंसर लिख लेता हूँ मैं, बस सिर्फ आंसर ही होते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। आवाज आ रही है, आवाज हाँ ठीक है, करो फटाफट से। अब देखो ये जो दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स ए की पावर माइनस एक्स, सबसे पहले मैं क्या निकालू, पॉइंट्स निकालू जहां पे कट करेगा। डोमेन निकालूंगा तो डोमेन सारी रियल वैल्यूज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सारी जगह पे ग्राफ बनेगा। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं बोलूँ y इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब x e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, मतलब ये किससे पास होगा, पॉइंट कर्व पासेस कहां से पास करेगा, कर्व पासेस कहां से पास करेगा, 0,0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, कर्व ओरिजिन से पास करेगा। अब उस केस में उसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं। एक तो चीज समझ में, ओरिजिन से पास करेगा मतलब ओरिजिन से एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों कट करेगा। अब डेरिवेटिव निकालो तो dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ई की पावर माइनस का डिफरेंशियल माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1। तो क्या कर दिया यहाँ पे, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये फॉर्म एक्स से मिनिमा, ये तो हमेशा आपका क्या पॉजिटिव रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू पॉइंट पे आपका क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हाँ मतलब x इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। अब क्या होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अपन देख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव देखना, क्योंकि इन्फ्लेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या फॉर इन्फ्लेक्शन, फॉर इन्फ्लेक्शन के लिए क्या कर दिया आपका d2 बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं इसी को कर देता हूं आपका, तो इसी इक्वेशन से क्या कर देता हूं आपका d2y अपॉन dx2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आपका माइनस 1 प्लस 0 प्लस माइनस एक्स प्लस 1, और इसका क्या आ जाएगा e की पावर माइनस, ये क्या बच जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो यहां से मैं कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा आपका a की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, और क्या बन जाएगा माइनस 1, और ये प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूं फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट,
क्या करूंगा, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, मतलब आपका e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस टू प्लस एक्स इजिकल्स टू 0। ये 0 कभी हो नहीं सकता, मतलब माइनस टू प्लस एक्स इजिकल्स टू 0 मतलब एक्स इजिकल्स टू 2। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, c, क्योंकि c इन्होंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, कर्व का इन्फ्लेक्शन पॉइंट x इजिकल्स टू c, x इजिकल्स टू 0 और उनके बीच का एरिया निकालना है। अब आई थिंक फिगर बना सकते हैं, आई थिंक फिगर बना सकते हैं। उसके लिए मुझे एक दो चीज और देखनी पड़ेगी। एट x इजिकल्स टू इंफिनिटी, एट x इजिकल्स टू इंफिनिटी पे देखूंगा तो y की वैल्यू क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x e की पावर माइनस x। अब देखो ये क्या जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका इंफिनिटी, और e की पावर माइनस x आपका क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। इंफिनिटी बाय जीरो फॉर्म, जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, डायरेक्टली तो अपन निकाल नहीं सकते। तो उस केस में क्या करूंगा, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स। अब क्या जाएगा आपका, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, तो लगा देता हूं आपका एल हॉस्पिटल। अब ये मत सोचो कि सर ये क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि कैसा होगा इन्फिनिटी पे। वैसे जरूरत नहीं है इन्फिनिटी पे, जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट तक, एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट तक निकालना है, तो जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मोर देन वन ऑप्शन, आईटी एडवांस में मोर देन वन पूछ सकता है कि देयर इज एन एसिम्पटोज एट एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी, ऐसा दे दे। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, मतलब सारी चीज जब एक बात चालू हुई तो मैं सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, e की पावर माइनस माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, और आपका क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, इसको उल्टा मत, ऐसा मत करो, इसको ऐसा कर दो, x अपॉन e की पावर x कर दो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इससे x अपॉन e की पावर x कर दो, तो इससे क्या जाएगा आपका इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। तो उस केस में क्या लगा दिया मैंने, एल हॉस्पिटल लगा दिया, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था इसलिए एल हॉस्पिटल लगा दिया। तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या जाएगा, वन अपॉन e की पावर x, तो ये क्या जाएगा आपका वन अपॉन e की पावर इंफिनिटी, मतलब ये क्या जाएगा जीरो। तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे जीरो जा रहा है, और x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी पे क्या है, e की पावर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, एट x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी x e की पावर माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी का, और ये क्या जाएगा माइनस इंफिनिटी का। तो उस केस में क्या जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये इस केस में माइनस इंफिनिटी जा रहा है। तो ये सारे मैंने ऑब्जर्वेशन देख लिए। तो मतलब ये वन पे जा रहा है, मतलब इन्फ्लेक्शन है, मतलब आपका क्या है, उसके बाद आपका कर्व चेंज होगा। तो इस केस में कर्व कैसा बनता है, पर रफली बना देता हूं। तो कर्व कैसा बनेगा, जीरो कॉमा जीरो से पास हो रहा है, इंफिनिटी पे वैसे जा रहा है, तो उस केस में उसका कर्व स्केच करूं रफली। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, उससे पहले जीरो जीरो से पास हो रहा है, इंफिनिटी पे ऐसा जा रहा है, इस केस में आ रहा है। और x इज इक्वल्स टू टू यहाँ पे है, इस केस में इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन मतलब इस केस में कर्व अपना कुछ शेप चेंज करेगा, कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे शेप चेंज करेगा। तो कौन सा एरिया निकालना है, यहां तक का आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस और ये रीजन, तो मतलब ये रीजन निकालना है, ये रिक्वायर्ड एरिया। एरिया निकालना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, एरिया निकालना कंपेरेटिवली बहुत आसान काम है इस कर्व में, बाकी चीजें समझनी वो चीज है, क्योंकि आईटी एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इसी को मोर देन वन पूछ लेगा। अब उस केस में तो ये तो निकल जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है, एक स्ट्रिप मारनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। ये स्ट्रिप क्या मान ली, ये एक स्ट्रिप मान ली, तो रिक्वायर्ड एरिया में बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, आपका जीरो से लेके टू, और एक ही कर्व में हो जाएगा, तो क्या जाएगा x e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सिर्फ c इक्वल्स टू टू निकालना काम था एरिया निकालने के लिए, बाकी चीज तो बस मैंने रफली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया है उसका, ठीक है। तो उस केस में आप निकाल लोगे, उस केस में आप निकाल सकते हो, x e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे, कैसे लगेगा, बाई पार्ट, बाई पार्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर है, आंसर क्या आएगा इसका, वन माइनस थ्री e की पावर माइनस टू, ये है प्राची, ठीक है। घर पे किसी का आंसर है, ओ घर वालों तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या गालियां दे रहे हो आज, बाकी तो पता नहीं। हाँ कुछ, ठीक है। अरे कुछ चीजें हैं ना जो हम चाहते नहीं कि ऑन कैमरा जाए।
देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कर्व ऐसे क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा के बाद आपका कर्व चेंज होता है, तो ये ऐसा इंक्रीज किया तो डिक्रीज होगा, तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसने यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली ऐसा बनाता, कंटिन्यूअसली ऐसा बनाता, ये आपका क्या क्रॉस करके जाता। अब x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे वैल्यू क्या जा रही है आपकी, जीरो जा रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब एसिम्प्टोट बन रहा है, मतलब कहीं की एसिम्प्टोट बनेगा, मतलब ऐसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा, तभी होगा जब बीच में कोई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पे उसकी कॉन्केविटी चेंज होगी, वरना कॉन्केविटी चेंज नहीं होती ना, तो ये कर्व इसी फॉर्म में जाता है, इसी फॉर्म में जाता है, तो ऐसा जाता है, नीचे जाता है, चेंज हो गई आ गया। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट से, अब ये लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा से आपका कर्व कैसे जाएगा, मैक्सिमा के बाद ऐसा जाएगा, तो मैक्सिमा के बाद ऐसा ही तो जाएगा ना, और कैसे जाएगा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा तभी तो होगा ये ऐसा हो, मिनिमा ऐसा ही होगा तभी ऐसा हो। और इन्होंने बता रखा है, पता है ये क्वेश्चन आईआईटी में आता तो मजेदार कैसा बनता, लोग बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और वो लोग बच्चे नहीं सोच पाते इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो कैसे पता चलेगी, x इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इक्वल्स टू इंफिनिटी है ना, यहाँ पे आपका इंफिनिटी जा रही है, मतलब y इक्वल्स टू 0 इज एन एसिम्प्टोज, एसिम्प्टोज है मतलब ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा है, अब ये कर्व ऐसा है तो डिक्रीज होके ऐसा जा रहा है, मतलब ये ऐसा आ रहा है, तो मतलब कॉन्केविटी उसकी चेंज हुई होगी कहीं कहीं पे, तो ये वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला तुम इसको इतने लेके नहीं जा रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन एरिया निकालने में आ गया इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली मोर देन वन में होता है तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तुम्हारा डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ प्राची, कुछ है अभी? समझ में आ रहा है कर्व वाला, ये मैंने दो डिफिकल्ट कर्व बता दिए, अब बाद में समझा लेना, बाद में समझा लेना। चलो अब एक दो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं मेंस में, किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x। मेंस में पूछे जाते हैं इस टाइप के, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x, बस इतना क्वेश्चन दे रखा है। तो x क्यूब माइनस x मतलब क्यूबिक इक्वेशन, प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, x स्क्वायर प्लस x क्वाड्रेटिक, प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी दोनों पे इनफिनिटी, तो दोनों का रफली ग्राफ बनाना पड़ेगा। आसान है, काफी इजी है। कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन बेटा मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, जब आपका क्या एओडी पढ़ाऊंगा ना, तो उस केस में मैं कर्व ट्रेसिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। अभी तो सिर्फ एरिया वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर एओडी में दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा कर्व ट्रेसिंग। एओडी में पढ़ाते ही है, मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ाते, एओडी में पढ़ाते हैं कर्व ट्रेसिंग। अब देखो ये आपका y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x है, तो क्या करते हैं x कॉमन ले लिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो कॉमन लेके करो फैक्टर बनाने की, तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो क्लियरली बोलूं y इज इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वन, जीरो और वन, मतलब ये आपके क्या है r रूट्स है, रूट्स मतलब इस केस में आपका क्या करेगा, एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी y की वैल्यू क्या जाएगी प्लस इनफिनिटी, एट x इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी y इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये पहला कर्व है। दूसरा कर्व दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब आपका x कॉमन ले लिया, x प्लस वन इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूं, y इज इक्वल टू जीरो मैं बोलूंगा, तो एट x इज इक्वल टू माइनस वन और जीरो, मतलब ये आपके क्या होंगे r रूट्स, तो इस केस में क्या करूंगा, एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, y की वैल्यू भी इंफिनिटी, और एट x इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी, उस केस में y की वैल्यू भी माइनस इनफिनिटी। तो आई थिंक दोनों के ग्राफ बना सकता हूं। तो पहले क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ बनाओ, तो इसके रूट्स क्या है आपके माइनस वन, जीरो और वन, वन से आगे इनफिनिटी जा रहा है, माइनस वन से छोटा जा रहा है, यहाँ पे है मतलब इसके बीच में कोई एक मैक्सिमम पॉइंट आया होगा, यहाँ पे कोई एक मिनिमम पॉइंट आया होगा, ये एक रफली बिहेवियर है, मैंने फंक्शन में वैसे समझाया था क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना, ये उसी टाइप से बनेगा रूट से। दूसरा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब रूट जीरो पर वन, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी, और उस केस में ये। अब यहां तक हो गया, पता है स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती पता है क्या करते हैं, बहुत कॉमन सी गलती करते हैं, क्या गलती करेंगे, एरिया बताएंगे, तो कौन सा एरिया बनाएंगे, ये एरिया, लेकिन ये एरिया नहीं होगा,
और भी एरिया होगा। रीजन एक्स क्यूब की रेट ऑफ चेंज ज्यादा है या एक्स स्क्वायर की रेट ऑफ चेंज ज्यादा है? किसकी रेट ऑफ चेंज ज्यादा है? एक्स क्यूब की रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। मतलब दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ये कर्व कुछ इस पैटर्न से होगा और ये कर्व आपका क्या कुछ इस पैटर्न से होगा, और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही होगा। ये एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, ये मिस करते हैं। किसी ने सोचा था ये वाला? नहीं सोचा था, वेरी गुड। तो ये वाली चीज होगी, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज एक्स क्यूब की ज्यादा होती है। यूजुअली ये कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे से करते हैं। बच्चों के सामने क्या दिखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं और वो ये चीज नहीं सोचते इतना डिफरेंट, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। लेकिन वाई एक्स क्यूब तेजी से बढ़ेगा यहाँ पे, तो मैं क्या निकालना, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोनों को सोल्व करूं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मतलब एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, और क्या जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन, मतलब एक्स इक्वल्स टू टू। तो क्या जाएगा, एक तो पॉइंट आपका क्या है जीरो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा, और ये तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो तीन पॉइंट ऑफ ये मतलब क्लियरली एक्स इक्वल्स टू टू हो जाएगा। अब उस केस में स्ट्रिप मानूंगा, एक ये स्ट्रिप होगी और दूसरी ये स्ट्रिप होगी। तो रिक्वायर्ड एरिया माइनस वन से जीरो, वाई ऊपर क्या पार्ट है क्यूबिक, वाई क्यूबिक माइनस वाई क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स, प्लस जीरो से टू, कौन सा ऊपर है, वाई क्वाड्रेटिक माइनस वाई क्यूबिक इंटू डीएक्स। आगे तो इंटीग्रेट कर ही दोगे, तो क्या जाएगा माइनस वन से जीरो, वाई क्यूबिक का मतलब क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डीएक्स, प्लस जीरो से लेके टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डीएक्स। सोल्व कर लेना, आंसर है मेरे पास, आंसर इसका आंसर रहेगा 37/12 है आंसर। देख लेना, घर पे कैलकुलेशन कर लेना है, इतना तो आपको कर ही लोग आगे ठीक है। घर वालों को समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री क्लास है क्या थर्ड? हाँ चलो एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, इन्फ्लेक्शन के मुझे एक दो क्वेश्चन और करवाने थे यार। चलो मैं कब कर एक दो होमवर्क दे दूंगा मैं, एक इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन होमवर्क। चलो मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। इन्फ्लेक्शन वाले और ये जो कर्व स्केचिंग वाले आएंगे वो आएंगे एडवांस में ही आएंगे, मेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? ओ घर वालों 26 + 4 30 बच्चे। थर्टी 37/12 तुम्हारा नहीं है ना? नहीं है ना? कई मिस्टेक हुई है, दोबारा से देखना। तुम्हारा आ गया ना 37/12, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे से। बस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 एड x एक्सिस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। क्या देखिए इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन। इसके रूट्स क्या आ जाते हैं आपके, ये y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो इससे मैं क्या समझ में, x इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 आर रूट्स आ गया, तो इसका मतलब होता है कि इसका ग्राफ बना सकता हूँ इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक होती है,
यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ग्राफ बनाएंगे बच्चे, ये ग्राफ करेंगे, ये ग्राफ करेंगे, ये ग्राफ करेंगे और ये, तो बच्चे क्या सिर्फ ये रीजन निकाल देंगे और ये रीजन निकाल देंगे, लेकिन उसने एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाला रीजन भी आएगा, तो ये तीनों रीजन आएंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन इंटरवल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3 कर लो। ऐसा बोला ये बोला, एक्स एक्सिस नहीं, ये लिखा मैंने, क्वेश्चन गलत हो गया, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स एक्सिस में तो सारा आ जाएगा ना, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3, नहीं अनबाउंडेड तो होगा ही नहीं, फिर तो एरिया निकलवाएगा नहीं, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3। अब एक होमवर्क देता हूं मैं, वो वाला कर्व स्केचिंग, जिसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, तो टाइम लग सकता है उसमें, आराम से सोचना, टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा ना, मेरी कोशिश है कि सारे वैरायटी क्वेश्चन लेके आऊं मैं। क्वेश्चन, कंप्यूट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड by the curves y is equals to ex into ln x, e की पावर नहीं है, e into x into ln x, and y is equals to ln x upon ex। where ln e is equals to 1। देखो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है आपको, ये मतलब दिखाने के लिए क्या है, ln का मतलब क्या है, log e, ये बताना आप चाहता है, निकालो। इसके लिए क्या करना है, दो चीजें रहेंगी, पहले क्या करो, इसका सेपरेटली ग्राफ बनेगा, दूसरा इसका सेपरेट ग्राफ होगा। सबसे पहले इसका डोमेन निकालूंगा मैं, दोनों में डोमेन निकालूंगा, तो 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब क्लियरली दोनों का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा। x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं है, मतलब 0 पे आपका ऊपर रहेगा इस केस में, क्योंकि 0 पे ये वैल्यू 0 जा रही है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब एक्चुअली 0 फॉर्म ही जाएगी, तो 0 को अप्रोच करेगी, ये कहां पे अप्रोच करेगी आपको देखना है, ई एक्स है, ई की पावर एक्स नहीं है, ये ई एक्स है, ध्यान रखना बच्चों, घर वालों, ई की पावर एक्स मत सोचना, ठीक है। इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी 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 जा रही है, ये इन्फिनिटी पे आपको देखना पड़ेगा कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी, 0 पे जाएगी, मतलब ये कर्व कुछ, एक कर्व कुछ इस टाइप का आएगा और एक शायद कर्व कुछ इस पैटर्न का कुछ ऐसा आएगा, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रीजन बनेगा, देख लेना, मेरे पास ग्राफ बनाया हुआ है, एक ऐसा बनेगा, ये ई की पावर एक्स होगा, एक ऐसा बनेगा, दोनों अलग बनेंगे, आप सोचना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं, टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, find the area of the figure, find the area of the figure, find the area of figure which lies in the first quadrant, find the area of figure which lies in first quadrant, which lies in first quadrant inside the curve, inside the curve, which lies in first quadrant inside the curve x square plus y square is equals to 3a square inside the curve x square plus y square is equals to 3a square and is bounded by the parabolas। ये दोनों थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हैं थोड़े से, दोनों डिफिकल्ट है, सब बच्चों से नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना उस केस में। बाउंडेड बाय द पैराबोलास x square is equals to 2ay and y square is equals to 2ax where a is greater than 0। कर लोगे, मतलब ये एक सर्किल है, सर्किल के अंदर वो वाला पार्ट जो एक पैराबोला और दूसरे पैराबोला, दोनों पैराबोला के बीच में तो है, तो हाँ थोड़ा हार्ड जाएगा उस केस में। आपका क्या है, पैराबोला सर्किल से एक ऊपर से निकले एक नीचे से निकलेगा, तो रीजन थोड़ा सा ध्यान से बनाने की कोशिश करना। दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, ध्यान से करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। डे 1 आप ट्राई कर लो, डे 1 ट्राई कर लो, वैसे डे 2 डे 1 भी बन जाएगा। यार मैंने बोला तो था बाबूलाल सर को, करते क्यों नहीं है। आज तुम एक काम करना, नीचे जाओगे ना तो बाबूलाल सर को पकड़ लेना, तो उनको बोलो कि सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के वो वीडियो अपलोड करा दे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उसको चाहिए कुछ
दूसरी चीज याद रखना